हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का क्लास 2026 बोर्ड के लिए। हम लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आज से। तो कुछ वीडियोज़ मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, आप लोग वो सब भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोगों ने ऑडियो वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए आज से मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करती हूँ वीडियो के साथ। तो चलिए, हम लोगों का क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं मतलब हम लोगों के लिए ये नया नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास 9 में हम लोग संख्या के बारे में पढ़े थे, वास्तविक संख्या के बारे में। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं, ऐसे संख्याएं हमारे पास क्या क्या है? पहले हमारा संख्या कैसे बनता है? संख्या हमारा डिजिट से बनता है, अंक से। तो हमारा संख्या कैसे बनेगा? जो हमारा अंक है, क्या क्या है वो? फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे क्या है? ये फंडामेंटल डिजिट्स है, मूलभूत अंक। और इन्हीं अंकों की सहायता से हम संख्या बनाते हैं। संख्या जैसे कि देखिए, इन्हीं में से कोई अंक आप उठाइए, जैसे उठाइए 1, यहाँ से 3, तो ये क्या बन गया? 13। ये एक संख्या है। जैसे यहाँ से 4, यहाँ से 6, ये दूसरी संख्या। अब हम लोग ये 2 डिजिट का है ना? ये 2 डिजिट का है। हम लोग 3 डिजिट के भी अंक बना सकते हैं, जैसे 1, 4, 6, 5, 7, 9। इसको क्या बोलेंगे? 146, 579, यहाँ 46, ओनली 13। तो ये क्या है? हमारे 2 अंक वाले संख्या है, ये 2 अंक वाले संख्या है, ये 3 अंक वाले संख्या, 3 अंक वाले संख्या। इसी तरह हम लोग 4 अंक वाले संख्या भी लिख सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब जो हमारे अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्हीं अंकों की मदद से हम संख्या का निर्माण करते हैं। और हमारा जो गणित है इन्हीं अंकों पर डिपेंड करता है। हमारा समस्त गणित, मतलब जितना भी गणित है, क्योंकि संख्या अंकों पर डिपेंड करता है, संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग पहले फंडामेंटल डिजिट्स के बारे में पढ़े और संख्या के बारे में पढ़े। अब इसमें भी क्या है? संख्या भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। संख्या हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या कितने भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में। एक क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या है? मिश्रित संख्या। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर्स। और इन्हें इमेजिनरी नंबर्स। संख्या कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, वास्तविक संख्या और मिश्रित संख्या। इसे क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, और इसे इमेजिनरी नंबर। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना। मिश्रित संख्या हम 11th और 12th में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग 10th का क्लास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग
11 12 पर फोकस नहीं करेंगे, इसलिए इसको सिर्फ जानेंगे कि एक इमेजिनरी नंबर होता है, उसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या ये भी क्या है, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये क्या दूसरा, पूर्ण संख्या, और तीसरा क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो हमारे पास संख्या रेखा होता है, यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु, और इसके राइट साइड क्या होता है, 1, पॉजिटिव में 1, पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में 4, और इसके लेफ्ट साइड क्या होता है, -1, -2, -1, -2, -3 एंड -4। हमारे पास संख्या रेखा में जितने भी नंबर्स होते हैं वे सारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। उसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3। ठीक है, पूर्णांक संख्या में ये हो गया। और पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, इसमें क्या करना है, ये माइनस वाले एरिया को हटा देना है। ठीक है, संख्या रेखा पर माइनस वाले सारे नंबर्स को हटा देना है। उसका बचा क्या, 0 से स्टार्ट हो गया, 0 पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, यहाँ पर और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। और इसमें क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या में क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या जो, उसमें क्या होगा कि पूर्ण संख्या में जो 0 है उसको हटा देना है और यहाँ से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, मतलब उधर और भी नंबर जो आएंगे वो सारे हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर में क्या क्या आता है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग इतना जान गए। ये हमारा बेसिक था, वास्तविक संख्या के बारे में जानना था। तो हम लोग जान गए कि पूर्णांक संख्या कौन होता है, उसमें माइनस भी होता है, 0 भी होता है और प्लस वाले नंबर भी होते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं और प्राकृतिक संख्या में ही 0 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ये हमारा बेसिक था। तो चलते हैं हम लोग अब चैप्टर पे। तो हमारा चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं। मतलब कि हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, उसमें क्या है हमारा, पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय हमारा थ्योरम दिया हुआ है, प्रमेय 1.1 में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमारा एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास प्रमेय दिया हुआ है 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a इज इक्वल टू, ये हमारा a है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या दिया हुआ है,
0 इज लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू बी, मतलब आर 0 से बड़ा है या फिर बराबर हो सकता है और बी आर से बड़ा है। यहाँ पर कंडीशन है आर बी से छोटा है और 0 से बड़ा है और बराबर भी है, दो कंडीशन है इसके साथ। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये चीज़। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, 3 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना बार में जाएगा? 3 तिहाई नहीं, 9 को नहीं, 10 को करिए। 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1। तो ये जो पार्ट्स है इस सबको क्या कहते हैं? ये जो भाग लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? भाग जिससे लगा रहे हैं उसको कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहेंगे? जिसको भाग लगा रहे हैं उसको बोलेंगे भाज्य, और इसको क्या कहेंगे? भागफल। और नीचे जो बचा हुआ है वो शेषफल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 3 से 10 को भाग दिए तो कितने बार में गया? 3, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1। तो जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक, जो जिसको भाग लगाएं उसको भाज्य, जितने बार में लगाएं उसको भागफल, और जितना शेष बच्चा उसे शेषफल। तो इसको हम ऐसे लिखे, इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे देखो, इसका एक फॉर्मूला है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल हमारा एक क्या हो गया? एक फॉर्मूला बन गया। भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको देखिए, भाज्य, भाज्य किसको बोले हैं? 10 को। लिखिए 10। यहाँ क्या है? भाजक। भाजक कौन है? 3 इंटू भागफल, भागफल कौन है? 3, प्लस दिया हुआ है शेषफल, शेषफल क्या है? 1। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो बराबर आना चाहिए। यहाँ बराबर का साइन है मतलब बराबर होना चाहिए, मतलब इधर 10 है मतलब इधर भी 10 होना चाहिए। तो इधर देखिए, इधर को लेकर के चलते हैं राइट हैंड साइड को। 3 तिहाई 9 प्लस 1, 9 और 1 10 हो गया। इधर क्या था? LHS, इधर क्या है? RHS। 10 इक्वल टू 10 आया, मतलब समझ गए कि इसको इस फॉर्मूला पे लिखेंगे तो हमारा ये भाज्य जितना है उतना हमारा आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग, चलिए इसे इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, क्या एग्जाम्पल लिए थे? वो एग्जाम्पल लिए थे मतलब जिसको भाग लगा रहे थे, भाग क्या लगा रहे थे? 10 को। तो 10 के जगह हमारे यहाँ क्या है? ए दिया हुआ है। किससे भाग लगा रहे थे? 3 से। 3 यहाँ क्या है? 3 के जगह यहाँ क्या है? बी। 3 से भाग लगा दी, और फिर एक 3 कहाँ था? भागफल के जगह। तो भागफल के जगह क्या? ये दोनों गुना में है, मतलब ये भी गुना में है, मतलब कि ये हो जाएगा Q, और ये क्या हो गया? प्लस R, प्लस शेषफल मतलब रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर कहाँ था? नीचे। तो ये क्या हो गया? R। तो ये क्या हो गया? इसमें लिख सकते हैं हम लोग A इक्वल टू, ये क्या है? भाज्य। A इक्वल टू भाजक गुने भागफल। भाजक के जगह क्या है? B, और भागफल के जगह Q, और प्लस शेषफल, मतलब शेषफल के जगह क्या है? R। तो यहाँ क्या हो गया? A इक्वल टू BQ प्लस R। ये हमें क्या मिल गया? यही हमें चाहिए था।
पूर्णांक दो धनात्मक संख्याएं पूर्णांक a और b दिए गए हैं, a और b दिए गए हैं, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। अद्वितीय पूर्ण संख्याएं मतलब अद्वितीय, ये अद्वितीय है और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r और 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे कि भाज्य इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। और इसमें क्या है? कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r, मतलब कि r हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा या फिर बराबर। 0 हमेशा r से छोटा होना चाहिए और r हमेशा b से छोटा होना चाहिए। इस कंडीशन में मतलब है कि b सबसे बड़ा है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि 0 हमारा बड़ा है कि नहीं है, मतलब r हमारा बड़ा है कि नहीं 0 से। पहला एग्जाम्पल लिए थे क्या, 10 को डिवाइड कर रहे थे 3 से, यहाँ 11 को डिवाइड करेंगे 3 से और यहाँ 12 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो देखिए हमें क्या क्या मिलता है। 10 और 3 है तो 3 तिहाई 9, रिमाइंडर क्या बचा? 10 में से 9 गया 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 तिहाई 9, 11 में से 9 गया, क्या बचेगा? 2। और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, तो यहाँ क्या बचेगा? 0, नीचे में 0। तो ये कंडीशन जो हमारा दिया हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू r, मतलब देखिए r का जो वैल्यू है, r हमारा क्या है? नीचे रिमाइंडर बचता है, r 0 से 0 के बराबर है। यहाँ देखिए इस कंडीशन में जब हम लोग 12 लिए थे, 3 चौके 12, तो यहाँ क्या आया? 0, मतलब कि r 0 के एक बार बराबर हो गया और ग्रेटर देन लिखा है, मतलब कि 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ 11 लिए, 3 तिहाई 9, 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया, यहाँ रिमाइंडर 2 हो गया। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, तो ये क्या हो गया? 0 से 1 बड़ा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि r हमारा क्या क्या आया है? एक आया है 1, 2 और 0। ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। r हमारा 0 है के बराबर है, एक बार आ गया, और एक बार क्या हो गया? r हमारा 0 से बड़ा हो गया, 1 और 2 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गया। और एक कंडीशन क्या था? इज लेस देन b। b कौन सा है? कौन सा वैल्यू है? b यहाँ है जिससे भाग लगा रहे थे, और यहाँ पर देखिए b हर जगह कांस्टेंट है। 3 3 3, मतलब 3 से ही भाग लगा रहे थे, मतलब कि b हमारा 3 है। तो 3 का वैल्यू क्या है? r से बड़ा है, मतलब b का वैल्यू r से बड़ा है। तो देखिए यहाँ क्या है? 1 2 0 दिया हुआ है, इससे बड़ा है 3, मतलब किसी भी कंडीशन में हमारा b बड़ा होगा और 0 r के बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हम लोगों का कुछ कन्फ्यूजन कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करें और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 135 और 225 हम लोग को HCF ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग क्या करते थे? गुणनखंड करके, हम लोग जैसे गुणनखंड करते हैं इसका, इसमें क्या हो जाएगा?
ऐसे निकालो 135 5, तो कितना बार में हो जाता था 5 3 3 3 ऐसे। और 225 का इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 का 5 चौके 20 5 5 25 5 9 45 3 3 9 5 5 3 और 3। इसमें हम लोग क्या करते थे जो जो कॉमन रहता था ये और क्या है 5 और ये, इसमें कॉमन क्या हो गया 5 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखते थे 5 3 15। इसका क्या निकल जाता था ये इसका HCF निकल जाता था। कैसे गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम लोग करते थे क्लास 9 में तब हम लोग का आ जाता था ऐसे HCF। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करें, इसमें प्रेमिका का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर एक छूट गया है 3, यहाँ पर 3 भी मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 3 3 और एक 3 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 3 5 3 15 15 3 45 45 आंसर होगा 15 नहीं, क्योंकि जो कॉमन सारा रहता है तो सारा को ले लेते हैं, उस समय ध्यान में नहीं था। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं एल्गोरिथम के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन एल्गोरिथम क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोगों का था क्या, पहले देख लेते हैं कि 135 बड़ा है कि 225। हमारा 225 बड़ा है, तो क्या लिखते हैं पहले 225 इज ग्रेटर देन 135। तो क्या हो गया इसमें ए क्या हो गया, ए हमारा हो गया 225 बी 135। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो क्या मिलेगा, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या था A = BQ + R। तो हम लोग क्या करते थे हमारा A दिया हुआ है 225 और B 135, तो हम लोग रफ में ये काम करते हैं 135 भागा लगाते हैं 225 को, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 135 0, 12 में से 3 जाएगा 9, तो क्या हुआ 135 ऐसे करते थे ना, भाज्य गुना भागफल 135 गुना 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 19। क्या हमारा शेषफल 0 हुआ, नहीं शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो ये प्रोसेस फिर यहाँ से जाएगा स्टार्ट। फिर यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देते हैं चूँकि शेषफल क्या है 90 ≠ 0, तो क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A = BQ + R। इसमें A क्या हो जाएगा, A ये हो जाएगा 135 = B क्या हो जाएगा 90। और फिर क्या करते हैं, जब A और B हमारे पास था तो क्या किए थे, इसको डिवाइड किए थे इससे, इसमें क्या करेंगे A को डिवाइड करेंगे B से, तो A हमारा क्या है 135 ÷ 90, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में ले जाते हैं 90, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा
180 हो जाएगा, इसलिए एक बार में लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ क्या बचा 45। इसको क्या लिखेंगे भाजक गुना भागफल। भाजक यहाँ दिया हुआ है, भागफल क्या हो गया 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है 45। यहाँ पर क्या हुआ हमारा शेषफल 0 नहीं आ गया, तो फिर क्या करेंगे ये प्रोसेस और जाएगा आगे। हम लोग क्या लिखें कि शेषफल क्या हुआ 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर से यहाँ लिखते हैं चूँकि शेषफल कितना है, शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए वो प्रोसेस फिर अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रोसेस यूक्लिड विभाजन वाला। तो क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस चीज़ को बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a कौन सा हो जाएगा हमारा इधर साइड वाला 90 इक्वल टू b क्या हो जाएगा ये 45, इसका जो रिमाइंडर था। और क्या करता है अब इसको इससे भागा देते हैं, 90 को भागा देंगे 45 से तो क्या होगा 45 दूनी 90। अब आ गया 0, तो क्या करते हैं ये 45 गुना 2 भाजक गुना भागफल। भाजक था 45, भागफल क्या हो गया 2 प्लस रिमाइंडर हमारा आ गया 0। उस समय से हमें शेषफल 0 नहीं मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया चूँकि शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा HCF पूछ रहा था ना कौन कौन सी संख्या का इसका, इसलिए क्या हो जाएगा 135 और 225 का HCF कौन सा हो जाएगा। ये जो लास्ट टर्म जितना बार लगाए थे जिससे लगा रहे थे 45, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर HCF। पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किए थे, उसमें भी हमारा 45 आया था, और इसमें क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना था, तो उसमें भी सेम आंसर आना ही चाहिए। तो हमारा सेम आंसर आ गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे HCF हम लोग को निकालना है। चलिए एक्सरसाइज का 1 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन ये हुआ, और दूसरा क्या दिया हुआ है 196 और 38220। इसका भी HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो हम लोग पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में, ये बड़ा है 38220 इज ग्रेटर देन 196। इसमें A हमारा क्या है ये A है, ये क्या है B। तो हम लिख लेते हैं एक बार हम लोग लिखते हैं, बार बार इसको फिर नहीं लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या दिया हुआ है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है 38220 और बी क्या है 196। क्यू कैसे मिलेगा हमें, तो इससे इसको भागा देते हैं 38220 डिवाइडेड बाय 196। तो ये कितने बार में जाएगा, इसको लगाइएगा कितना बार में, हम डायरेक्ट बता देते हैं 196 195, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा
तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 195, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये सेम चीज़ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा सेम चीज़, 38220, मतलब सब कटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा यहाँ एक ही बार में शेषफल 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, भाजक गुना भागफल लिखते हैं ना, तो 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या है 0। तो हमें 0 यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ, चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF जो हमारा पहला पार्ट था B, HCF क्या हो जाएगा 196। ठीक है, इसमें स्टेप जाना नहीं पड़ा क्योंकि हमें जल्द ही मिल गया शेषफल 0। इसलिए जब 0 शेषफल मिल जाता है तो हमारा जो ये B होता है वो हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, इसमें HCF क्या हो गया 196। A इक्वल टू BQ प्लस R, इसको डिवाइड किए कितने बार में चला गया 195, 0 शेषफल यहाँ 0 प्राप्त हो गया, इसलिए ज़्यादा स्टेप जाना नहीं पड़ा और हमें HCF मिल गया। इसका HCF क्या हो गया 196। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर का। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 867 और 255। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये, इसमें तो ये ही बड़ा है। लिख लेते हैं सॉल्यूशन, 867 इज ग्रेटर देन 255। जो बड़ा होता है उसको मान लेते हैं A, जो छोटा होता है उसको मान लेते हैं B। यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे, सेम फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या मिलता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। A हम किसको माने 867 और B 255। Q कैसे मिलेगा, अब इसको इससे डिवाइड करिए, 867 255, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बार में जाएगा 765। इतना आएगा, डिवाइड करेगा तो क्या लिखते हैं, भाजक गुना भागफल, भाजक ऑलरेडी है, भागफल क्या आया 3 और प्लस क्या लिखते हैं शेषफल। यहाँ पर शेषफल आया क्या 0 नहीं आया ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 102 नॉट 0 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फिर जाएंगे हम लोग। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो अब क्या करते हैं, फिर से एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है A इक्वल टू BQ प्लस R। A इक्वल टू BQ प्लस R, इसमें A कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट A हो जाएगा 255 और B क्या हो जाएगा, ये जो शेषफल है रिमाइंडर है वो हो जाएगा B। जब हमें A और B मिल जाएगा तो हम Q और R निकाल सकते हैं ना, इसको डिवाइड करते इससे
कितने बार में जाएगा? 2 बार में लगाते हैं। 204 क्या बचेगा? क्या बचा? रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? भाजक गुना भागफल, भाजक ये है, भागफल 2, r क्या है? 51। 51 में इसे डिवाइड करते हैं ना। फिर यहाँ एक बार लिख लेते हैं, चूँकि शेषफल क्या था? 51 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? फिर एक स्टेप, फिर यहाँ पर लिखते हैं ये वाला फॉर्मूला, a = BQ + R। इसमें a क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट a हो जाएगा, और क्या है? शेषफल ये हो जाएगा b। जब a और b मिल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं 51, 102 को 51 से डिवाइड कर, तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 51 इसको इंटू किए किससे? 2 से, और प्लस r क्या हो जाएगा? 0। शेषफल 0 हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए इसका फाइनल HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? ये जो लास्ट b है, जिसे लास्ट बार डिवाइड करते हैं जिससे, वो चीज़ हमारा हो जाएगा HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 51। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दर्शाइए कि कोई भी, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सम और विषम हम जानते हैं। सम होता है क्या? सिंपल सा डेफिनेशन है, जो 2 से विभाज्य हो। क्या हो जाएगा? सम में जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या हो गया, और ये विषम, विषम में क्या हो जाएगा? जो 2 से विभाज्य ना हो। मतलब कि क्या? सम संख्या में 2 से विभाज्य मतलब 2, 4, 6, 8, ये हमारा बेसिक चीज़ है। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य जो ना होने वाला वो क्या होगा? 1, 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8, 9, ये सब क्या हो गया हमारा? विषम संख्या। तो हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है? विषम पूर्णांक के बारे में बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ मानते हैं कि, माना कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? माना कि a कोई विषम पूर्णांक है। मान लेते हैं a कोई विषम पूर्णांक है, जहां b इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 6q + 1, 6q + 3, तो b क्या हो जाएगा हमारा? 6। b इक्वल टू 6 है, और
और आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ रहता था, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है, मतलब 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब लिखते थे ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, क्यू बार में जा रहा, रिमाइंडर आर बच रहा है, तो ये हमारा क्या होता था, रिमाइंडर से हमेशा वो बड़ा होता था। अगर हम रिमाइंडर 5 तक ले रहे हैं तो ये क्या है, बड़ा है, मतलब 6 है। अगर हम लोग यहाँ 6 लेंगे तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगा। 6 अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि 6 है और बी हमारे यहाँ 6 दिया हुआ है, तो ये कंडीशन हमारा अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हम लोग 6 तक ना लेकर के हम लोग 5 तक ही लेंगे। ठीक है, आर हमारा 0 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखते हैं a इक्वल टू क्या लिखते थे, बी क्यू प्लस आर। ये क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें a हमारा क्या है, a को ही मांगे हैं, b की जगह क्या है 6, q का q और r क्या मान लिए 0। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 6q प्लस r। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सेम अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का a लिखेंगे, b तो हमारा कांस्टेंट रहता था, उसमें 3 कांस्टेंट रहता था, यहाँ पर हमारा 6 कांस्टेंट है। 6 q का q, एक रिमाइंडर यहाँ 0 लिए, यहाँ पर क्या लेंगे 1। सेम प्रोसेस वैसे ही a 6q प्लस यहाँ क्या है 1, यहाँ पर क्या हो गया 2 तक लिखेंगे। ये क्या है सम संख्या में देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 0, इसमें 1 से गुना करेंगे, अगर q 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0, तो क्या हो गया 6। तो 6 हमारा 2 से डिविजिबल है। और यहाँ देखो 6, यहाँ q 1 लिए थे, अगर हम 2 लेंगे तो क्या होगा 6 दूनी 12 प्लस 0, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 भी 2 से लग जाएगा, 2 छक 12। तो हम लोग 1 ले चाहे 2 ले चाहे 3 ले, तो हमें क्या मिलता है सम संख्या ही मिलता है। और ये क्या है 6q प्लस 0, इसमें देखते हैं 6q प्लस 1। अगर देखो q की जगह 1 लेते हैं प्लस 1, 6 इंटू 1 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। तो क्या है ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यहाँ देखो q के जगह 1 लिए, यहाँ q के जगह 2 लेते हैं, तो क्या होगा 6 दूनी 12 और 1 13, क्या ये 2 से डिवाइड लगेगा, नहीं। तो इसमें क्या हो गया विषम संख्या, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 0 ऐड किए तो हमें सम संख्या ही प्राप्त हुआ। और यहाँ पर क्या है प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, विषम संख्या यहाँ पर है, जो कि हमारा विषम संख्या है 1 3 5। तो इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, विषम संख्या में जोड़ रहे हैं, तो वो विषम संख्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये सम संख्या जुट रहा है, यहाँ 1 जुटा था विषम, तो विषम मिला, यहाँ सम जुटा है 2, तो यहाँ हमें देखिए यहाँ 6q प्लस 2 को भी देखिए आप लोग, सिक्स क्यू प्लस 2, 6 की जगह बैठाइए 1, q की जगह 1, यहाँ 2, 6 और 2 क्या मिला 8, फिर 6 की जगह बैठाइए 2, q की जगह 6 दूनी 12 और 2 क्या हो गया 14, 14 भी 2 से भाग लगेगा, 8 भी 2 से भाग लगेगा। मतलब कि ये विषम संख्या जहाँ ऐड है वो भाग नहीं लगेगा, जहाँ पर सम संख्या ऐड है वो भाग लग जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर यह सम संख्या है। क्यों यह सम संख्या है?
चूंकि 2 से विभाज्य है। इसमें क्या लिखेंगे? यह विषम संख्या है। कैसे? चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। हम लोग सिर्फ सिंपल डेफिनेशन जानते हैं, जो 2 से लगेगा वो सम, जो 2 से नहीं लगेगा वो भी सम। इसमें लिखेंगे यह सम संख्या है, चूंकि 2 से विभाज्य है। 6q + 1 यह विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। हम लोग इसमें भी लिखते हैं 6q + 2। हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ, ये सेम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर यह सम संख्या है, सम संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर सम संख्या जो कि 2 से विभाज्य है। वहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे? 6q a = 6q + 2 तक लिखे थे। यहाँ क्या हो जाएगा? यह सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यह सम संख्या होंगे। यह सम संख्या है। क्यों? चूंकि यह 2 से विभाज्य है। विभाज्य है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? a = 6q 2 तक लिखें। हम लोग का r यहाँ क्या क्या था? 0 1 2 3 4 5 तक लिए थे। b 6 है इसलिए हम लोग 5 तक ले रहे हैं। तो क्या गया यहाँ 2। अब क्या लिखेंगे? 3। यह विषम संख्या है, चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है। अब क्या लिखेंगे? a = 6q, यहाँ 3 तक लेते हैं। ये 4 क्या है? सम संख्या, सेम। 2 सम है तो ये भी 4 भी सम है, तो ये सेम यहाँ लिखेंगे। ये सम संख्या है, सेम लिखेंगे। चूंकि यह 2 से विभाज्य है 4 में। 4 तक लिखें। a = 6q, लास्ट क्या बचा हुआ? 4 + 5। इसमें क्या लिखेंगे? यह विषम संख्या है, चूंकि 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः कोई विषम पूर्णांक अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और नहीं, या मतलब और भी है ना संख्या, या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, हमारे ये 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया आप लोग को? चलिए हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बहुत लॉन्ग है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिख नहीं रही हूँ बोर्ड पे। आप लोग अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। क्या है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं?
हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा शॉर्ट में ये क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत लंबा इसलिए बोर्ड में नहीं लिख रही हूँ। तो क्या दिया हुआ है, 616 सदस्य, छः सौ 16 सदस्य वाली एक सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्य वाली सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवानी है। तो हमें क्या करना है, 616 और 32 का HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में लिखते हैं, छः सौ 16 इज ग्रेटर देन 32। 616 बड़ा है 32 से। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन क्या पढ़े थे, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़े थे हम लोग, ये जो बड़ा था। तो यहाँ क्या किए थे, HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए थे। इसमें A हमारा क्या है, A हमारा हो गया 616 और B हमारा क्या हो गया 32। इसमें हम लोग लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इक्वल टू BQ प्लस R। A हमारा क्या है 616, B क्या है 32। 616 और 32 दिया हुआ है, तो Q कैसे निकालेंगे, 616 को भाग लगाते हैं 32 से, कितना बार में जाएगा 19 बार में, क्या आएगा 608। यहाँ क्या बचा 8, हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। तो यहाँ लिख लेते एक बार, भाजक को किससे गुना किए, भागफल से। तो भाजक गुना भागफल लिखते हैं, भाजक लिखे हुए हैं, भागफल क्या है 19 और प्लस R मतलब कि शेषफल प्लस R। यहाँ पर क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ है, शेषफल R नॉट इक्वल टू, शेषफल R नहीं मतलब R का वैल्यू क्या है यहाँ 8 नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए सेकंड स्टेप फिर जाएंगे हम लोग, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब हमारा A क्या हो जाएगा, अब हमारा ये क्या हो जाएगा 32 और B क्या हो जाएगा 8 और 32 है। तो इसको भाग लगाइए, 32 को 8 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32। अब हमें 0 मिल गया, इसको लिखेंगे कैसे, भाजक गुना भागफल। तो क्या हो गया, भाज्य हमारा 32, भाजक 8 और भागफल 4, 8 गुने 4 और प्लस R यहाँ क्या है 0। अब 0 मिल गया, नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा स्टेप नहीं जाएगा क्योंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया,
इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 616 और 32 का HCF कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, ये जो B लास्ट में जो B बचता है वो, तो B क्या था 8, HCF क्या हो जाएगा 8, 616 और 32 का HCF क्या हो गया 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है और लगभग 1.1 कंप्लीट हो गया है। 4 और 5 नंबर क्वेश्चन एक्सेप्शनल में है, इसलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे और इसके कुछ नोट्स शायद मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाले हैं, तो आप लोग देख के आइएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, तो यहाँ आपको समझ में आएगा अच्छे से। और इसलिए आप लोग एक्सरसाइज 1.2 को पहले से देख के रखिएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा एक्सरसाइज 1.2 करके आइएगा आप लोग। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं।